गीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोलर फेसिंग से किसानों की फसल होगी सुरक्षित। भिंडी की अधिक उपज के लिए करें वैज्ञानिक विधि से बुआई। में हर किसान चाहता है भरपूर पैदावार मिले और इसी चाहत को ध्यान में रखते हुए कई तरह के फसलें उगाता है, पर कभी कभी फसल को बेमौसमी बारिश, कीट और रोग नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज एक और गंभीर समस्या किसानों के सामने आवारा पशुओं की है, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे बंदर, नीलगाय या फिर छुट्टा जानवर आदि। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच के रूप में वरदान साबित हुआ है सोलर फेसिंग सिस्टम। ऐसे किसान अपने खेतों में लगाकर छुट्टा जानवरों से छुटकारा पा सकता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं एक किसान भाई, तो मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभव। दिनों दिन आवारा पशुओं से हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा था, तो उसका रखवाली करना, खेतों की रखवाली करना एक बहुत ही दुष्कर काम दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और हमारे फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसके लिए हमने ये एक सोलर फेंसिंग मशीन लगाई है, जो सौर ऊर्जा से चलती है, दिन में चार्ज हो जाती है और रात को ये बखूबी काम करती है। और इसका सीधा सा सिस्टम ये होता है कि ये जो चारों तरफ तार की फेंसिंग करते हैं उसमें ये करंट छोड़ती है। तो करंट इस तरह से छोड़ती है कि झटका दे देती है, तो किसी भी तरह की जनहानि या किसी भी पशु की हानि नहीं होती है, सिर्फ झटका दे के ये मशीन छोड़ देती है। तो आवारा पशु जो भी है, एक बार झटका लगने के बाद में वो कभी दोबारा इस तरफ मुंह करके भी नहीं देखते। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। तो चलिए जानते हैं सोलर फेंसिंग सिस्टम की कार्यविधि और उपयोगिता और उसके फायदे के बारे में। मशीन को एक बार फिट करने के बाद में इसको रोज रोज संभालने की या इस तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर जो फेंसिंग वायर वो कहीं पेड़ पौधे के टच हो जाए या कहीं ज़मीन से टच हो जाए तो इसमें मशीन में सायरन बज जाता है, तो हमें मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है। तो उस वायर को हम जाके संभाल लेते हैं और उसकी दुरुस्ती करके और फिर उसको सेट कर देते हैं। और जब कभी कोई पशु भी इसको टच करता है या कोई आदमी को टच होता है तो मशीन में सायरन बज जाता है, तो मालूम भी चल जाता है कि कहीं पशु आया हुआ है। पहली बात तो पशु अपने आप भाग जाता है वहाँ से, और अगर नहीं भी भागे तो यहाँ पर सायरन बजने से हम खेत को संभाल लेते हैं और पशुओं को भगा देते हैं। ये होता है कि जब घास वगैरह उगता है तो वो ज़रूर फेंसिंग वायर को टच हो जाता है तो वहाँ पर फॉल्ट बताता है, तो उस घास को हमेशा थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है, कोई घास टच ना हो तो उसको हटाते रहते हैं।
और इसके अलावा इसकी कोई ज़्यादा केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बरसात के मौसम में मशीन को थोड़ा सा पानी से बचा के रखते हैं, बाकी जो प्लेट है उसको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो किसी तरह का दोबारा से कोई खर्चा नहीं है। जब बैटरी ख़राब होगी उसी दिन इसका कोई और दूसरा खर्चा आएगा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है इसमें इस तरह की ये प्लास्टिक की गिट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे इसका जो करंट है वो शॉर्ट ना हो, किसी भी तरह की ज़मीन से अर्थिंग में टच नहीं हो रहा है। प्लास्टिक की गिट्टियों के सहारे ये पूरा फैन पिलर लगे हुए हैं, ये सब बांस के हैं, तो इसमें भी किसी तरह का कोई करंट शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं होता है। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ये इस वक्त ऑफ की पोजीशन में है, तो इस वक्त इसमें करंट नहीं जा रहा है फेंसिंग में। जब इसको चालू करेंगे तो ये चालू हो गया, ये बत्ती स्टार्ट हो गई, ये अब ये फेंसिंग में करंट जा रहा है। ये अलार्म ऑन ऑफ का है, अगर अलार्म को हम बंद करना चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। करेंगे तो ये जब भी कोई फेंसिंग को कोई टच होगा कोई पशु तो अलार्म बाजने लगेगी। और ये जो है ये जब धूप होती है तब काम में लेना है या रात को भी काम में लेना है, तो ये स्विच उस काम का होता है। मतलब ये झटके की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का और कम करने का है। जब ये नीचे होगा तो ये कम पावर से काम करेगा, और जब उसको एक्स्ट्रा पावर पर करेंगे तो ये झटका डबल पावर से झटका देगा। इसके अलावा जो ये वायर है ये बैटरी का वायर है, सीधा सा आ रहा है, और जो दूसरा वायर है वो सोलर की प्लेट से वायर करंट आ रहा है, तो ये अपने आप चार्जिंग भी करती रहती है और मशीन को भी ये इलेक्ट्रिक मुहैया करा रही है एक साथ। जब मशीन ऑन होती है तो ये पल्स का बत्ती है ये चालू रहती है हमेशा। जैसे इसको बंद करेंगे ये बत्ती बंद हो जाती है, और जैसे ही चालू करते हैं तो ये पल्स की बत्ती चालू हो जाती है। ये बत्ती है जो सोलर की चार्जिंग की है, जो प्लेट करंट दे रही है या नहीं दे रही है तो उसके लिए ये हरी वाली बत्ती है। और ये जो तीसरे नंबर की बत्ती है ये लो बैटरी की बत्ती है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो ये बत्ती जलना स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल बैटरी सही है तो ये बत्ती नहीं जल रही है, सोलर की चार्जिंग वाली बत्ती चल रही है। इस वक्त चार्जिंग चालू है और पल्स भी चालू है। ये जो बटन है साइड में जो है वो जो इसकी अलार्म है, तो अलार्म की वेलोसिटी को बढ़ाने कम करने का है, उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा करने का है। किसी तरह का दोबारा से कोई खर्चा नहीं है। जब बैटरी ख़राब होगी उसी दिन इसका कोई और दूसरा खर्चा आएगा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता है इसमें। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं सोलर फेंसिंग सिस्टम को खेत में लगवाने पर होने वाले खर्च के बारे में, जो इस प्रकार है। इसका खर्चा जहाँ तक है तो ये मशीन आती है करीब 3500 रुपये की मशीन आती है, और करीब 1500 रुपये की इसकी सोलर की प्लेट आती है। इसके अलावा बैटरी आती है करीब 4000 रुपये की, और जो वायर फेंसिंग के लिए वायर काम में लेते हैं वो करीब 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये वायर आता है। तो बिल्कुल पतला वायर है तो काफ़ी लंबाई आ जाती है 1 किलो में। तो मैंने ये मशीन लगाई है, और ये मैंने 3 एकड़ खेत में लगाई है एक तरफ। जिस तरफ पशुओं का ज़्यादा प्रभाव होता है उसी तरफ मैंने लगाई है, जिस तरफ पशुओं का नहीं है डर उस तरफ मैंने नहीं लगाई है। तो इसका कुल मिला के खर्चा करीब 10,000 रुपये की मशीन है, और इसके अलावा तार हैं, और तार के अलावा जो सपोर्टिंग जो खंभे होते हैं वो लगाए हैं। कुल मिला के करीब 15,000 रुपये का मेरा खर्चा आया है, और अब आराम से मेरा दिन और रात हमेशा मेरे खेतों की रखवाली हो जाती है बिना किसी टेंशन के। मशीन की खास बात यह है कि ये एक बार झटका दे के छोड़ती है, तो कोई भी आवारा पशु आता है, नीलगाय आते हैं या कुत्ता आता है या सुअर आते हैं, तो उनको एक बार झटका लग के रह जाता है, तो फिर वो दोबारा उस तरफ नहीं आते हैं और वो मरते भी नहीं हैं। और अगर आदमी को भी किसी को एक बार झटका लग जाए तो उसकी किसी तरह की हानि नहीं होती है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये, और खेतों की रखवाली आराम से हो जाती है। और एक बार खर्चा करने के बाद में इसमें दोबारा से बिल्कुल खर्चा नहीं है। जब कभी किसी रोज़ 5-4 साल बाद में अगर बैटरी कभी ख़राब हो जाएगी तो एक बैटरी का खर्चा है, इसके अलावा किसी प्रकार का और दूसरा कोई खर्चा नहीं आता है इसमें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई खरीफ मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय उचित चल रहा है। लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी संभव है जब इसकी खेती में खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। तो खरीफ भिंडी की उन्नतशील किस्में कौन सी है और इसकी वैज्ञानिक तकनीक से खेती किस तरह से करना है, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। वर्षाकालीन भिंडी के लिए की खेती के लिए ये सबसे बुवाई का सबसे उपयुक्त समय है। और ये भिंडी हालांकि वर्ष में जनवरी के बाद फरवरी महीने से और आपके अक्टूबर तक कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये वर्षाकालीन भिंडी के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हमें सबसे पहले ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पानी नहीं भरता हो। सबसे पहले उसकी 2-3 जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें और खेत को इस तरह से विभाजित कर लें कि बाद में पानी लगाने या निदाई गुड़ाई करने में उसमें सहूलियत हो। खाद के लिए कि जहाँ तक बात है, किसान भाई तो 15 से 20 टन गोबर की खाद अगर खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़े तो भिंडी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप इसमें जो रिकमेंडेशन है 80 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास। जैसा कि किसान भाई जानते ही हैं कि फास्फोरस, पोटास और की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की करीब आधी मात्रा हम आधार खाद के रूप में देते हैं और बाकी बचा हम जो नाइट्रोजन है उसको बाद में हम जितने स्प्लिट डोजेज में डालेंगे हमारी खेती के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। किसान भाइयों, खेत में खाद उर्वरक मिलाकर मेड़ तैयार कर लें, क्योंकि अगर आपने समतल खेत में ही बुआई कर दी तो अधिक वर्षा होने पर फसल में पीलापन आ सकता है और आपकी फसल खराब हो सकती है। इसीलिए इस समय मेड़ों पर ही भिंडी की बुआई करें। अब उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किस्म का चुनाव, क्योंकि भिंडी में एक मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो है एलोवेन मोजैक की, पीला विषाणु जिसको कहते हैं। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि भिंडियाँ भी पीली हो जाती हैं। तो हमें ऐसी किस्म का चुनाव करना है जो इस रोग से रोधी हो और अगर एफिड जेसिड से भी रेजिस्टेंस हो तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए हमारी पूसा A4 है, वर्षा उपहार है, VRO6 है, पूसा अनामिका है। इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हाइब्रिड किस्में भी आती हैं, पर जब कभी भी हम किस्म का चयन करें तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो बात आती है कि हमें कितना बीज लगेगा, तो अगर इम्प्रूव्ड वैरायटी का बीज अपन ले रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं हैं कि सिंचित है कि असिंचित है। तो सिंचित में बीज कम लगता है क्योंकि उसमें पौधे अच्छे बनते हैं, तो इसमें 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। अगर असिंचित अवस्था है तो उसके लिए 5 से 7 किलो की। लेकिन दोनों दशाओं में अगर हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 5 किलो से कम ही बीज लगता है, 5 किलो पर्याप्त है। दूसरी जो सबसे सावधानी की बात है वो ये है कि वर्षाकालीन खास तौर से जब हम भिंडी की खेती की बात करते हैं तो बीजोपचार हमें ज़रूर करना चाहिए, और ख़ास तौर से फफूंद नाशक से। तो इसमें आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से। आप बीजोपचार जरूर करें। किसान भाइयों, इसमें फल बेधक कीट की समस्या इस समय अधिक होती है। इससे बचाव के लिए आप चाहें तो भिंडी की 6 से 7 लाइनों के बाद गेंदा की फसल लगा दें या खेत के चारों तरफ लगा दें।
ऐसा करने से फल बेधक कीट गेंदा की फूलों पर प्रकोप करेंगे, जिससे भिंडी की फसल इन कीटों से सुरक्षित रहेगी। इसको बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं बोना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर्याप्त है। हमें किस्म के अनुसार इसकी दूरी को निर्धारित करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर। जैसी आपकी किस्म है उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात आती है इसके खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन में पहली निदाई गुड़ाई 15 से 20 दिन के अंदर होनी चाहिए। वैसे इसमें फ्लूक्लोरीन जो है 1 kg सक्रिय मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रिकमेंडेड है, पर मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडीसाइड का जहाँ तक हो सके उपयोग ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिनको आप अगर अपनाएंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बढ़िया फसल होगी, बम्पर उत्पादन होगा और बरसात में खासतौर से सब्जियों के रेट भी किसान भाइयों को अच्छे मिलते हैं। और अगर किस्म का चुनाव आपने सही किया है तो इसमें और दूसरी बहुत जटिलताएं नहीं रहती हैं। इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा किसी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर अच्छा लाभ प्राप्त। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि जिन खरीफ फसलों की बुआई 15 से 30 दिन पहले से किया है उनकी निराई गुड़ाई करें, फसल की बुआई पूर्ण करें। आरएचपी 223, आरएचपी 173, आरएचपी 177, आरएचपी 154, आरएजे 171, आरएचबी 223, एचएचबी 67, उन्नत और पायनियर 8690, गणेश 777 इस क्षेत्र के लिए बाजरे की उपयुक्त किस्में हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल संचयन टैंक या जल संचयन किसी भी विधि में भविष्य के लिए वर्षा जल की एक एक बूंद को संरक्षित करें। बेर, आम, सिट्रस, अनार और आंवला की बुआई के लिए 1 माह पूर्व खुली खुदाई में पौधे के बाग लगाना उपयुक्त समय होता है। सिंचित मूंगफली की निराई एवं गुड़ाई बुआई के 1 महीने में करनी चाहिए। बुआई के 1 महीने बाद झुमका किस्म की जड़ों में मिट्टी डालें। जब जमीन में पेंगिंग बनना शुरू हो जाए तो निराई और गुड़ाई करना सख्त मना है। फसल की बुआई पूर्ण करें। SML 668, RMG 975, RMG 62, MSJ 118, RMG 268, RMG 492 और RMG 344 IPM 2 से 3 मूंग की उन्नत किस्में हैं। फसल की बुआई पूर्ण करें। RC 19, CPD 119 और RC 101 लोबिया की उन्नत किस्में हैं। RMO 40, RMO 225, RMO 435 विकास मोड की उन्नत किस्में हैं। फसल की बुआई पूर्ण करें। अनुशंसित किस्मों के प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। करण, ग्वार RGC 1033, RGC 1066 और RGC 20 से 15 1055 की हेक्टेयर बीज दर के साथ। ग्वार की बुआई के लिए अनुशंसित पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 10 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस बेसल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें।
पौध प्रतिरोपण पूर्ण करने के लिए जिन किसानों के पास मिर्च, टमाटर व बैगन की पौध तैयार है, उन्हें खेत में रोपाई की सलाह दी जाती है। बरसात के मौसम में खीरा, लौकी, तुरई, करेला की बुआई का सही समय है। एनपीके की अनुशंसित खुराक यानी 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर लगाया जा सकता है। 1/3 नाइट्रोजन बुआई के समय दिया जा सकता है। जो किसान खरीफ भिंडी की बुआई में रुचि रखते हैं, उनके पास खरीफ भिंडी की बुआई का सही समय है। कृपया ध्यान रखें, बुआई किस्मों के अनुसार उचित दूरी होनी चाहिए। भिंडी की किस्में पूसा मखमली, पंजाबी पद्मनी, पूसा A4, पूसा सावनी, DBL 175। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखे रखने की कोशिश करें। पशुओं के टीकाकरण के लिए जाएं। नाक बहने और बुखार होने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों का प्रबंधन के लिए डाइमोथोएट 30% EC @1.0 मिली या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL @0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इंद्रो का जिला जोधपुर के कृषक दिवाकर सिंह ने। आप मूंगफली की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिवाकर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज अपन मूंगफली फसल के वैज्ञानिक विधि से उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार रहित जो फसल है वो अच्छी पैदावार देती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई सबसे उपयुक्त तरीका है। निराई गुड़ाई के लिए ध्यान रखना चाहिए कि मूंगफली की फसल में तंतु, जिसको पैग कहते हैं, पैगिंग, जब फूल में निषेचन होने के बाद में फूल जब मिट्टी में प्रवेश कर रहा होता है उससे पहले निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। क्योंकि जब पैगिंग डिस्टर्ब अगर हो जाएगी निराई गुड़ाई से तो फिर वो पैग से दाना नहीं बन पाएगा। तो 30 दिन से पहले निराई गुड़ाई पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। उसके बाद में निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए जरूरी प्रबंधों में सिंचाई के साथ जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। बरसात अगर नहीं आ रही है लंबे समय तक तो पानी की आवश्यकता बहुत है। मूंगफली की फसल को रेनफेड करना बहुत मुश्किल है। तो पानी की जो है क्रांतिक अवस्थाओं की अपन चर्चा करें तो एक तो फूल आते समय, फूल आकर जो है जो जिसको तंतु कहते हैं, तंतु जो पैगिंग जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में बात करते हो, तंतु जो ये जो है ना ये फूल था, ये फूल में क्या हुआ, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में जैसे ही निषेचन होता है ये नीचे की तरफ चला जाता है, ये तंतु बन जाता है। फिर ये तंतु ये वाला बन गया। अब ये क्या है, जमीन में जाके और इसी से दाना बनेगा। तो ये इस अवस्था में खेत में नमी रहना आवश्यक है। नमी रहेगी तो ये नीचे जमीन में घुस पाएगा। नीचे जमीन में जाने के बाद इसमें दाना बनेगा। उस समय मिट्टी में पानी उपलब्ध रहना आवश्यक है, नहीं तो वो फूल में निषेचन होने के बाद में वो तंतु मिट्टी में प्रवेश ही नहीं करेगा और दाना नहीं बनेगा। और एक दूसरी जो अवस्था है वो दाना पकते समय, उस समय दाना बनते समय भी मिट्टी में पर्याप्त नमी होना चाहिए। मूंगफली की फसल में काला रॉट रोग की पहचान की बात करें तो यह मूंगफली का बीज जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण पौधों के उस भाग पर प्रकट होते हैं जो मिट्टी की सतह से लगा होता है। यह रोग पौधों के आधार को कमजोर कर देती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं एवं सूखकर मुरझा जाते हैं।
इन प्रभावित पौधों के सूखी सड़न वाले स्थान पर रोगजनक फफूंद की उभरी हुई काली काली रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस रोग के कारण मूंगफली की फली और चारे की पैदावार में भारी नुकसान होता है। फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली के खेत में एक विशेष जो समस्या है वो है काली जड़ की समस्या। काली जड़ की समस्या से बचाव के लिए किसान को ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को लगभग 100 किलोग्राम गोबर के खाद में मिला के छाया में अच्छी तरीके से मिला के छाया में सुखा दें और फिर पूरे खेत में उसको बुरकाव कर देना चाहिए, जिससे वो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस है जो काली जड़ वाली फंगस को नष्ट करती है। तो ट्राइकोडर्मा का उपचार से के प्रयोग से काली जड़ से निदान पाया जा सकता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल की एक गंभीर बीमारी है टिक्का। यह फफूंद से होती है। रोग के लक्षण पौधे के पत्तियों के ऊपरी सतह पर धब्बे रूपरेखा में गोलाकार से अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। बाद में इन धब्बों की निचली सतह का रंग काला होता है। पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। अभी मूंगफली की फसल लगभग 40 दिन की अवस्था में है, तो मूंगफली में टिक्का की जो बीमारी है लगभग 40 दिन के बाद ही आती है। टिक्का में क्या होता है, मूंगफली के पत्तों पे धब्बे से हो जाते हैं, तो इनके लिए कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर देना चाहिए। ज्यादा कीटनाशक, कवकनाशक और इन रसायनों का स्प्रे करने से जो वातावरण है और मृदा है उसका बैलेंस, बायोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ाता है। इससे क्या होता है, फिर जो लाभदायक कीट है, लाभदायक जो फंगस है वो भी नष्ट होते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।